सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है Q&A का। तो जिसमें हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं और हमारे आंसर्स देते हैं। आज सेकंड वीडियो है इसका। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस है उसका आंसर देने की। लेकिन हाँ, अगर आपको भी अपना क्वेश्चन लेकर आना है, आपको कोई क्वेश्चन हो मार्केट रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ पर? वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के अंदर, एंड वो भी एक सेपरेट वीडियो में आ जाएगा। तो बिल्कुल चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर मोनू जी का क्वेश्चन यही है कि क्या निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में है, और क्या मेरा इस पे ओपिनियन है अपसाइड पे और डाउनसाइड दोनों के ऊपर। क्या प्रिडिक्शन रहेगा टिल निफ्टी टिल इलेक्शन, राइट। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि निफ्टी क्या अभी ओवरबॉट जोन में है और क्या रहेगा बाजार का टारगेट टिल इलेक्शन। सबसे बड़ी बात तो जो आपको क्वेश्चन है कि क्या बाजार ओवरबॉट जोन में है, मेरे हिसाब से देखिए ओवरबॉट जोन में नहीं है। मार्केट्स बेसिकली अभी सही डायरेक्शन में हमको चलते हुए देखने को मिल रहा है। देखो ओवरबॉट जोन कैसे होता है। ओवरबॉट जोन का मतलब सिंपली आपको समझना है कि जब कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही है, जिस दिन दोस्तों यहाँ पर कंपनी अर्निंग्स पेश नहीं करेगी, और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अर्निंग्स नहीं आ रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है बाजार के अंदर, उसके बावजूद भी बाजार में कोई गिरावट के संकेत नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक पहला हम कह सकते हैं कि स्टेप होता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी। कभी भी कंपनी देखिए बढ़िया कर रही है। हाँ, स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एक दो सेक्टर्स जो अभी भी रिबाउंड नहीं कर पाए, बट कुछ ऐसे सेक्टर्स जो काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप एक ऑटो इंडस्ट्री ले सकते हैं, उस सेक्टर में किस प्रकार की दमदार आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए करंट मार्केट ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब टारगेट की बात करें कि निफ्टी इलेक्शंस तक कहाँ जा सकता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा इलेक्शंस हमेशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कोई भी इकोनॉमी के लिए। हमेशा मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि देखिए इलेक्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। अब इलेक्शन ईयर के अंदर देखिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, अपने आप में क्वेश्चन ज़रूर है। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से हिसाब से आते हैं, तो ये निफ्टी हो सकता है कि आपको 23,000 तक एटमोस्ट जाता हुआ नजर आए। मतलब इससे ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पे मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट हमारे यहाँ पर जो उम्मीद है उसके हिसाब से नहीं आते हैं, बिकॉज ये बात आपको समझना पड़ेगा, मार्केट सेंटीमेंट पे तो चलता ही है, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पे चलता ही है। लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी भी गवर्नमेंट आए। लॉन्ग टर्म में बाजार को सिर्फ फंडामेंटल से मतलब होता है। अगर मार्केट के फंडामेंटल सही है, कंपनी बढ़िया कर रही है, तो बाजार देखिए बहुत स्मार्ट रिकवरी दिखाता है। मतलब वो रिकवरी हमको याद आती है स्पेसिफिक कोविड की, बिकॉज वो सबसे ताज़ा रिकवरी हमारे अभी दिमाग में है। और बाकी आपने देखा ही है मार्केट्स को कि मार्केट्स धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करता रहता है। बाजार को जब हल्का होना होता है, बाजार हल्का हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, बाजार यहाँ हल्का हुआ काफ़ी तेज़ी से, फिर अभी यहाँ हुआ था कोविड के टाइम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है रिकवरी। लेकिन रिकवरी भी उसी उतनी तेज़ी से आती है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या आपको भरोसा है आपकी कंपनी के ऊपर। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इलेक्शन से क्या कोई कंपनी खत्म हो जाएगी? अगर मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आते हैं, जो बाजार मान के चल रहा है उसके पक्ष में नहीं आते हैं, ऑपोजिट रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के, तो क्या कोई कंपनी बंद हो जाएगी? क्या हमारी दोस्तों यहाँ पर पूरी जीडीपी गिर जाएगी? क्या बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला ऐसा, एग्जैक्ट सी बात है। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा। और मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे जो 22,000 का आपको दिख रहा है, 17,000 के लेवल पे आ जाए, 18,000 के लेवल पे आ जाए। हो सकता है कि इतने लेवल्स आए ना, राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। कोई एग्जैक्ट टारगेट मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या होगा इसका निफ्टी का। हमेशा ओवरबॉट जोन में ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आपके ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अगर स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स में भी सिंपल सी चीज़ आप देख रहे हैं, ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं, राइट। तो कोई भी मार्केट हमारे ऐसे ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब देखिए मार्केट को गिरने का कोई यहाँ पर कभी कभार मैं कह सकता हूँ कि एक कारण चाहिए, राइट। एक कारण चाहिए, एक रीज़न चाहिए, और बाजार गिर जाता है और फिर वापस से रिकवर कर जाता है। तो मार्केट अभी मुझे तो नहीं लगता कि करंटली ओवरबॉट जोन में है। अब लेट्स सी आगे होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, सर मुझे अब कितने स्टॉक खरीदने चाहिए जियो फाइनेंशियल के। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर, अब कितने शेयर्स खरीदने चाहिए ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। बट हाँ, करंट अगर आप मुझसे लेवल से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से देखिए जियो फाइनेंशियल में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल गई है, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इसको नीचे आने दीजिए। करेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगा, उसके बाद लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में हमने कल भी इस वीडियो में एक पूरा सेपरेट वीडियो हमने बनाया था, और उस पर आपको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है, कंपनी मुझे बढ़िया लगती है, और आई थिंक यहाँ से ग्रो करेगी भी। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गंधार ऑयल पे और आइडिया फोर्ज पे। मेक अ वीडियो ऑन आइडिया फोर्ज एंड गंधार ऑयल, ये सुमित चौधरी जी पूछ रहे हैं। सो देखिए गंधार ऑयल के ऊपर तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो अगर आपको जाना है तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइडिया फोर्ज को एक बार समझ लेते हैं। सो आइडिया फोर्ज की मार्केट कैप करीबन 2949 करोड़ की है, और शेयर बिल्कुल अपने 52 हफ्तों के लोएस्ट पे करंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 684 का लो है, 688 पे ट्रेड कर रहा है। 100 का पी उसके बावजूद भी आपको देखने को मिल जाता है। 147 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है, करीबन 14.7% का आर है, ROE 12.5% का है।
देखिए ये कंपनी में नो डाउट देखिए जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया था इसके आईपीओ का मुझे याद है काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन अब देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है, सिंपल सी बात है देखिए वैल्यूएशंस मार्केट समझता है, वैल्यूएशंस को ढूँढने की कोशिश कर रहा है। रीज़न क्या है देखिए कंपनी की सेल्स भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बूम हो रही है। इस कंपनी की सेल भी ठीक-ठाक दर से ग्रो हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे 39 करोड़ की थी, फिर 97 की हुई, फिर 24 की हो गई सीधे, फिर 91 की हुई। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है वो निकल कर आ रहे हैं, तो काफ़ी उतार-चढ़ाव इनके नंबर्स में हमको देखने को मिलता है। राइट, तो ये एक नई एज टाइप की कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाती है दोस्तों ये कंपनी। तो ज़रूर देखिए इसके अंदर स्कोप है, मैं ये नहीं कहता कि इस कंपनी के अंदर स्कोप नहीं, इस बिजनेस के अंदर स्कोप नहीं है, बट समय लगेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज अभी अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो कि ग्रोथ ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ है। ज़रूर पिछले 3 साल में 137% दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू सेल बढ़ा है और ऑलमोस्ट प्रॉफिट 62% से बढ़ा है। बट जब भी कोई कंपनी स्केल करती है तो स्केलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। और वही देखना है कि कितने सही ढंग से स्केल करते हैं, किस ढंग से ग्रो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नजर आती है क्योंकि 100 का पी है और लॉन्ग टर्म में 100 का पी सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ज़रूर जो मैंने आपको कहा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स के अंदर इनका ओवरऑल मार्केट शेयर 50% तक का आपको देखने को मिल जाता है, तो रेल एक मार्केट लीडर है। बट ज़रूर देखिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इसको टाइम दीजिए और अभी जल्दबाजी ना करें इसके अंदर खरीदारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लाल पैथलैब के शेयर का भी वीडियो बनाकर डालो। तो देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है इंडिया के अंदर। करीबन 18,890 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 2263 पे करंट ट्रेड कर रहा है। 2767 का हाई है, 1821 का लो है, 57 का पी है। ऑलमोस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है 15% का आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर भी सिंपल सी बात है, इसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी की सेल जो रही है वो 16% की रही है और 10 साल में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी 16% का हमको देखने को मिलता है, जो बढ़िया है। ज़रूर दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार दिखता है, 24% का। लास्ट 5 साल में दोस्तों ये जो कंपनी है उसने 17% का एनुअल CAGR रहा है और पिछले 1 साल में करीबन 24% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आया है। देखिए इस कंपनी के अंदर मुझे कोई खास प्रॉब्लम दिखती नहीं है। और डायग्नोस्टिक कंपनीज तो देखिए हमेशा चलती रहेगी, बिकॉज आपको पता ही है एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस तरीके से पॉपुलेशन वाइज बढ़ते जा रहे हैं, अब डायग्नोस्टिक कंपनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर के ऊपर आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया के अंदर देना है। और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनीज में आपसे लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एक सेफ बेट रह सकती है, जहाँ पर ज़्यादा जोखिम नहीं रहेगा, जहाँ पर हमेशा से देखिए ग्रोथ आती रहेगी धीरे धीरे करके। और जिस तरीके से सेक्टर बढ़ता है, तो अगर आप इस सेक्टर की भी पी देखेंगे ओवरऑल, तो जो हेल्थ केयर सेक्टर का पी है वो इंडस्ट्री है का जो पी है पूरा ऑलमोस्ट 43 का है। राइट, तो जैसे मैंने कहा इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हमको देखने को मिलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से एज सच, जिसके अंदर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिराग जी का, जो है एलिन इलेक्ट्रॉनिक कब तक ग्रोथ आएगी। अब एलिन इलेक्ट्रॉनिक करीबन 662 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, करीबन 133 पे करंट ट्रेड कर रहा है, वही अपने लोस के नज़दीक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 55 का इसका भी पी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास अच्छा हमको नज़र नहीं आता है, अगर इस तरीके का है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर बात करते हैं इनकी सेल्स की, राइट, हम अगर प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो दोस्तों पिछले 5 साल में 17% से कंपनी की सेल बढ़ी है, लेकिन पिछले 5 साल में 12% से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो यही देखिए एक नेगेटिव चीज़ है इनके बिजनेस में। मेजर मुझे जो फ्लॉ दिखता है वो यही कि देखिए काफ़ी सारे टाइप के देखिए काम कर रही है कंपनी। एक पूरे जिस तरीके से देखिए हम कहते हैं ना कि एक वन स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वैसा नहीं है। कंपनी कोशिशें करती है, काफ़ी जगह देखिए यहाँ पर मौके तलाशती है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और जिस तरीके इनके 2 मॉडल है OEM ODM, ये भी ठीक है। मतलब इनका आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो आप कुछ समझेंगे कि LED से कंपनी का 45% आता है, स्मॉल अप्लायंसेस से 18% आता है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स से 14% आता है, अलग EMS प्रोडक्ट से 11% आता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक कार्टेजेस से 2% आता है। तो इस तरीके के दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को बना रखा है। अगर आप इनके मार्जिन्स देखेंगे, जो भी मुझे कंसर्निंग चीज़ लगती है वो यही है कि कंपनी के मार्जिन्स भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत शानदार है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स आप खुद नोटिस करें 3% के, 2%, मतलब इस तरीके से कंपनी क्या ही धंधा कर लेगी, मुनाफा कितना ही आ जाएगा। राइट, तो ये अपने आप में मेरे सबसे बड़ा इशू है कि इनको अपने मार्जिन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। बिकॉज आज कंपनी अगर दोस्तों 230 करोड़ की सेल कर रही है और उस पर मुनाफा मात्र 2 करोड़ का बना रही है, तो मतलब कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को बिजनेस के साथ साथ मुनाफा भी तो चाहिए। राइट, कंपनी की ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट की भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, जिसकी मेरे हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1000 करोड़ का कंपनी का लेट से अगर सेल हो जाती है, 1000 करोड़ की जैसे कंपनी की सालाना तौर पे सेल हो रही है, तो अब मुनाफा कितना बना रहे हैं, मुनाफा बना रहे हैं मात्र 12 करोड़। इस हिसाब से देखिए बिजनेस नहीं चल पाता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर इनको अपने मार्जिन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ आएगी, फिर मेरे हिसाब से कंपनी बढ़िया कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी गैस 200 क्वांटिटी
ऑन 965 प्राइस, बाय करना चाहिए या फिर होल्ड या सेल। अडानी टोटल गैस करीबन 923 पे ट्रेड कर रहा है करंटली। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले 6 महीने का, तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छे रिटर्न बनाए 51% के, क्योंकि देखिए वो झटका जो लगा था पूरे ग्रुप को हिंडनबर्ग से, उससे कंपनी थोड़ी सी आपको रिलीफ आती हुई नजर आई। बट अभी भी अगर आप देखेंगे इसके हाईस कितने थे पीक पे, इस तरीके 4,000 रुपये तक गया। आज दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के अभी भी पार है बिल्कुल 1 लाख करोड़ के, लेकिन जो पी रेशियो है वो 169.84 का है। अब ये दोस्तों जो पी है वो कोई सस्टेनेबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी का अगर आप सेल ग्रोथ देखेंगे तो वो 5 साल में 26% करा है, मुनाफा 28% से कंपनी का बढ़ता हुआ है, जो अपने आप में अच्छा दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 साल का 25% का है, जो भी बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस। मतलब जिस वैल्यूएशन पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है वो मेरे से अभी भी सस्टेनेबल उतना नहीं है जितना यहाँ पर दिख सकता है, बिकॉज 171 का पी कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, इन लेवल्स पर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और आ जाए, उसके बाद जाकर बाइंग करिए। क्योंकि अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो वो 4,000 के लेवल अभी किसी को नहीं लगता कि बहुत जल्द आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले? रीजन सिंपल है, वो उस समय काफ़ी इन्फ्लेटेड वैल्यू थी। भले ही देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम कितना गलत कहें, लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए कि उस समय भी सबको एक बात जो सब मान रहे थे वो है इन कंपनीज की वैल्यूएशंस उस समय भी खराब थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी देखिए अडानी ग्रुप की स्टॉक्स है जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी नहीं है। हो सकता है कि उसमें से अडानी टोटल गैस भी एक हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। इतने जो क्वेश्चंस थे हमने लिए, हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके अभी भी हमने नहीं लिए, तो वो आप जाकर अगेन पूछ सकते हैं हमसे। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।